अन्ना हजारे, अन्ना हजारे। साथियों, पिछले 2 दिन से हम लोग सुन रहे थे, आज यहां पे घेराव करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। पिछले 2 दिन से सुन रहे थे कि सरकार ने दिल्ली के 6 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। आज सुबह 6:30 बजे से हम लोगों का जगह जगह प्रदर्शन चालू हुआ और आप लोगों को बधाई कि सरकार को आज सुबह वो मेट्रो स्टेशन खोलने पड़े। अभी कुछ टीवी चैनल्स पे ये चल रहा था कि शायद कुछ 4-5 लोग ऐसी टोपी पहन के यहां घूम रहे हैं जिसके ऊपर लिखा है मैं हूं अरविंद। ये गलत बात है। हमारे सबके नेता अन्ना हजारे जी हैं। ये नेतृत्व अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं उनका सिपाही हूं। मैं उनको पिता के समान मानता हूं। मैं उनको गुरु के समान मानता हूं। तो अगर किसी साथी ने ऐसी कोई टोपी पहनी है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो टोपी उतार के और मैं हूं अन्ना की टोपी पहन ले। साथियों, अभी पिछले कुछ दिन से ये कोयले घोटाले की बात चल रही है। अच्छी तरह समझ के जाएं कि ये कोयला घोटाला क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्री होते हुए हमारे देश की कोयले की खदानें अनाप शनाप दाम पे, उन दिनों में कोयले का दाम था 2000 रुपए टन। इन्होंने 100 रुपए टन की रॉयल्टी के हिसाब से जिस मर्जी कंपनी में को आया उसी कंपनी को इन्होंने कोयले की खदानें बांट दी बिना नीलामी किए। 2000 रुपए टन की चीज उन्होंने 100 रुपए टन के हिसाब से बांट दी बिना नीलामी किए, बिना टेंडर निकाले। उस वक्त जो कोयला सचिव थे पीसी पारेख साहब, उन्होंने बार बार फाइल पे लिखा कि सर आप कोयले की नीलामी कराइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं माने। उन्होंने कोयले की नीलामी नहीं कराई। सारी कोयले की खदानें उन्होंने ये फ्री में बांट दी इन कंपनियों को। साथियों, प्रधानमंत्री ने माना है कि हां हम लोगों ने सस्ते में कोयले की नीलामी की, कोयले की ये खदानें दी। उन्होंने कहा कि हमने ये कोयले की खदानें इसलिए सस्ते में दी ताकि ये बिजली बनाने वाली कंपनियां सस्ते में बिजली बना सके। पहली चीज तो हम इनसे यह पूछना चाहते हैं कि अगर आपने इनको सस्ते में बिजली बनाने को कोयले की खदानें दी थी तो दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की क्या जरूरत थी? बिजली के दाम कम करने चाहिए थे। साथियों, इनकी चोरी पकड़ी गई। जब हमने इनकी वेबसाइट पे जाके देखा तो वेबसाइट पे देखने पे पता चला कि इन्होंने ज्यादा कोयले की खदानें बिजली बनाने वाली कंपनियों को नहीं दी, अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को दी थी, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को दी थी, कैसेट बनाने वाली कंपनियों को दी थी। साथियों, सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया मनमोहन सिंह ने। 1,86,000 करोड़ का। हमारे देश में 6 लाख गांव हैं। इसका मतलब एक एक गांव का 30 लाख रुपया खा गए ये लोग। 30 लाख रुपया एक एक गांव का। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल मनमोहन सिंह शामिल हैं, ये सारे मुख्यमंत्री शामिल हैं और वो नितिन गडकरी जी की बीजेपी भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इन सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, इनसे पूछा भाई ये पीसी पारेख साहब कह रहे हैं नीलामी करानी चाहिए कोयले की, नीलामी कराएं कि ना कराएं? तो रमन सिंह जी बीजेपी के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं, नीलामी नहीं करानी चाहिए। नीलामी कराने से फायदा नहीं होगा, विकास बंद हो जाएगा नीलामी कराने से। वसुंधरा राजे ने चिट्ठी लिखी है, सारी चिट्ठियां हमारे पास पड़ी हैं यहाँ पे। वसुंधरा राजे ने चिट्ठी लिखी कि नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से नुकसान हो जाएगा। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी लिखा
कि हमें नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से नुकसान होगा। क्यों लिखा इन मुख्यमंत्रियों ने? क्योंकि ये सारे के सारे मुख्यमंत्री अपनी चहेती कंपनियों को मुख्य प्रधानमंत्री को लिखते थे, इस कंपनी को ठेका दे दो, इस कंपनी को ठेका दे दो, इस कंपनी को ठेका दे दो। आधे ठेके कांग्रेस अपनी मर्जी से देती थी, आधे ठेके कांग्रेस जो है बीजेपी की मर्जी से देती थी। सारे खुश थे, पैसा मुख्यमंत्रियों के पास भी जा रहा था और पैसा प्रधानमंत्री दफ्तर में भी जा रहा था, दोनों खुश थे। और इन सारी पार्टियों की मिली भगत, नवीन पटनायक बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि नवीन जिंदल जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी सिफारिश की कि आप नवीन जिंदल को एक कोयले का ब्लॉक इनको भी दे दो। बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सांसद को कोयले की खदान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये सारे एक साथ हैं। आप किसी को वोट दे लो, बीजेपी वालों को वोट दे लो, वो कांग्रेस को ठेके देंगे, कांग्रेस वालों को वोट दे लो, वो बीजेपी को ठेके देंगे। ये सारे मिले हुए हैं, कोई फर्क नहीं है इन लोगों के। नितिन गडकरी जी का बिजनेस पार्टनर है, एक बिजनेस में एक साथी है, उनका बिजनेस में पार्टनर है अजय संचेती। नाम सुना आप लोगों ने? अजय संचेती को भी कोयले की खदान मिल गई। कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीजेपी वालों को भी ठेके मिल रहे हैं, बीजेपी वालों को भी कोयले की खदानें मिल रही हैं। कर्नाटका के अंदर येडियुरप्पा बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आयरन ओर की खदानें बिना नीलामी किए अनाप शनाप दाम पे जिसको मर्जी आया उसी कंपनी को दे दी। रमन सिंह ने अपने राज्य के अंदर जिसको मर्जी आया उसको उठा के खदानें दे दी। तो साथियों, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। आप जिसको मर्जी वोट दे दो, ये सारे मिलके इस देश को लूटते हैं। लूटते हैं कि नहीं लूटते ये सारे मिलके? मजे की बात ये है कि फिर ये संसद में आके हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बाहर बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग हो जाती है। सेटिंग ये होती है कि बीजेपी वाले अंदर जाके शोर मचाएंगे और कांग्रेस के, क्या है उनका नाम, राजीव शुक्ला जाके स्पीकर के कान में कहेंगे संसद बंद कर दो। ना बीजेपी चाहती संसद चले, ना कांग्रेस चाहती संसद चले। हम लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, वो कहते हैं हम ईमानदार हैं। तो हमारी सबसे पहले मांग है कि ये सारे के सारे कोयले के लाइसेंस जो आपने इश्यू किए थे, ये सारे रद्द किए जाएं। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कोई पार्टी नहीं कह रही कि इस कोयले के वो रद्द करो। क्यों नहीं कह रहे? सबको लाइसेंस मिले हुए हैं, बीजेपी वालों को भी और कांग्रेस वालों को भी। कोई पार्टी इस बात को संसद में नहीं उठा रही। बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, उनको पता है इस्तीफा नहीं देने वाले। बीजेपी ये क्यों नहीं कहती कि कोयले के लाइसेंस कैंसिल करो? क्योंकि बीजेपी ने कह दिया तो अजय संचेती का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। तो बीजेपी नहीं कह रही कि कोयले के लाइसेंस कैंसिल करो, कांग्रेस भी नहीं कह रही कि कोयले के लाइसेंस कैंसिल करो। कांग्रेस ने कह दिया तो नवीन जिंदल का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। सारों ने मिल बांट के चोरी कर रखी है। हम ये कहना चाहते हैं, जब हमने कहा कि संसद के अंदर 162 दागी लोग हैं, तो कुछ सांसद खड़े होकर कहते हैं ईमानदार नहीं दिखाई देते आपको। हम उन ईमानदार सांसदों से कहते हैं चुप क्यों बैठे हो? आवाज उठाओ अपनी। क्या मजबूरी है ईमानदार सांसदों की? क्यों नहीं आवाज उठाते संसद के अंदर? क्यों नहीं देश के लोगों की रक्षा करते? आवाज उठाओ। जो ईमानदार कहता है सांसद अपने आप को, आवाज उठाओ संसद के अंदर कि ये सारे कोयले के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं। साथियों, आज हम 11 प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं और 10 प्रश्न नितिन गडकरी से पूछना चाहते हैं। आपके सामने रखना चाहता हूं मैं ये। प्रधानमंत्री से 11 प्रश्न। सबसे पहला, प्रधानमंत्री जी ये बताइए, क्या ये सच है कि उस समय के कोयला सचिव ने आपको बार बार कहा कि कोयले की नीलामी कराइए, पर आपने उनकी एक बात नहीं मानी? नंबर 2, प्रधानमंत्री जी ये बताइए, क्या ये सच है
कि कानून मंत्रालय ने आपको सलाह दी थी कि नीलामी कराने के लिए कानून बदलने की जरूरत नहीं है और आप एक साधारण आदेश पारित करके नीलामी करा सकते हैं। हमें बताइए कि आपने कानून मंत्रालय की बात क्यों नहीं मानी। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री जी हमें बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, सीपीएम और बीजू जनता दल के मुख्यमंत्रियों ने आपको गलत सलाह दी थी कि नीलामी ना कराई जाए। आप उनकी गलत सलाह मानने के लिए क्यों मजबूर थे? आपने उनकी सलाह क्यों मानी? चौथा प्रश्न, किस किस मुख्यमंत्री ने किन किन उद्योगपतियों को कोयले की खदानें देने की सिफारिश की थी, यह जनता को बताया जाए। पांचवा प्रश्न, आज तक जिन जिन उद्योगपतियों को लाइसेंस दिए गए हैं, किस उद्योगपति का किस पार्टी से संबंध है, इसका खुलासा किया जाए। छठा प्रश्न, आप कोयले के लाइसेंस कैंसिल करने से क्यों घबरा रहे हैं? ये कोयले के लाइसेंस क्यों ना कैंसिल किए जाएं? सातवां प्रश्न, आपने कहा था कि यदि एक भी आरोप मेरे खिलाफ सिद्ध हो गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। सीएजी की रिपोर्ट में तो सारे आरोप साबित हो गए, अब आप इनसे संन्यास लेने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आठवां प्रश्न, क्या आप श्री कपिल सिब्बल के बयान से सहमत हैं कि 2G मामले में देश को कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या आप चिदम्बरम जी के बयान से सहमत हैं कि कोयला घोटाले के अंदर देश को कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या आपको लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल सरासर गलत है? नौवां प्रश्न, ऐसा क्यों होता है कि जब जब और जहां जहां कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो बीजेपी द्वारा किए गए घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, दोषियों को जेल नहीं भेजा जाता? हमें बताइए कि बीजेपी से कांग्रेस की क्या सेटिंग है? 10वां प्रश्न, क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही संसद नहीं चलने देना चाहते? श्री राजीव शुक्ला ने डिप्टी स्पीकर को संसद बंद करने के लिए क्यों कहा था? इस मामले में बीजेपी के साथ कांग्रेस की क्या सेटिंग है? और प्रधानमंत्री जी से आखिरी प्रश्न, आपके हिसाब से कौन सा धर्म ज्यादा ऊंचा है, कोएलिशन का धर्म या देश का धर्म? ये 10 प्रश्न नितिन गडकरी जी से हैं। पहला प्रश्न, नितिन गडकरी जी कृपया बताइए, क्या यह सच है कि अजय संचेती आपके बिजनेस पार्टनर हैं और उनको भी कोयले की खदानें दी गई हैं? नंबर 2, नितिन गडकरी जी ये बताइए कि क्या यह सच है कि आपके अपने मुख्यमंत्रियों ने कोयले की नीलामी का विरोध किया था? ऐसा क्यों किया था उन लोगों ने? तीसरा, आपके मुख्यमंत्रियों ने किन किन उद्योगपतियों को कोयले के ब्लॉक दिए जाने की सिफारिश की थी? इनमें से कौन कौन से बीजेपी के नजदीक हैं और कौन कौन से कांग्रेस के नजदीक हैं, जरा बताइए। चौथा, रमन सिंह सरकार ने आज तक किन किन उद्योगपतियों को खनिज की खदानें दी हैं और कितने में दी हैं? क्या वे नीलामी करके दी गई थी? पांचवा प्रश्न, येडियुरप्पा सरकार ने आज तक किन किन उद्योगपतियों को खनिज की खदानें दी हैं और कितने में दी हैं? क्या वे नीलामी करके दी गई थी? छठा प्रश्न, क्या आपको नहीं लगता कि मनमोहन सिंह सरकार द्वारा, रमन सिंह सरकार द्वारा और येडियुरप्पा सरकार द्वारा बिना नीलामी के दिए गए सारे लाइसेंस कैंसिल किए जाएं? सातवां प्रश्न, ऐसा क्यों होता है कि जब जब और जहां जहां आपकी सरकार सत्ता में आती है, आप कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं करते? एनडीए के कार्यकाल में बोफर्स मामले में कुछ कार्रवाई नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह सरकार के ढेरों भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। सीडी मामले को छोड़कर अन्य किसी मामले में कोई प्रगति नहीं की गई। कर्नाटका में एसएम कृष्णा द्वारा किए गए घोटाला में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कृपया बताइए कि आपके और कांग्रेस के बीच में क्या सेटिंग है? आठवां प्रश्न, किन किन पार्टियों के किन किन नेताओं के साथ आपके निजी बिजनेस संबंध हैं? नौवां प्रश्न, आपकी पार्टी प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रही है, हम इससे सहमत हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि उसी पैमाने पर श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री रमन सिंह और श्री नवीन पटनायक को भी इस्तीफा देना चाहिए?
और आखिरी प्रश्न, क्या यह सच है कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को रिलायंस के लिए सिफारिश की थी और इस तरह से रिलायंस को 29,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था? साथियों, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, ये बीजेपी और कांग्रेस इस देश के लोगों के आंखों में धूल झोंक रही हैं। ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम किसी को भी वोट दे लें, कोई भी सरकार सत्ता में आ जाए, हिमाचल प्रदेश में हमने देखा, चाहे बीजेपी सत्ता में आ जाए चाहे कांग्रेस सत्ता में आ जाए, ठेके सारे जेपी इंडस्ट्रीज को मिलते हैं। देश के अंदर हम देखते हैं, चाहे बीजेपी सत्ता में आ जाए चाहे कांग्रेस सत्ता में आ जाए, ठेके सारे मुकेश अंबानी को मिलते हैं। तो साथियों, बीजेपी सत्ता में आती है तो कांग्रेस को ठेके मिलते हैं, कांग्रेस सत्ता में आती है तो बीजेपी को ठेके मिलते हैं, बीजेपी सत्ता में आती है तो कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, कांग्रेस सत्ता में आती है तो बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकती है? क्या कांग्रेस इस देश को महंगाई से मुक्ति दिला सकती है? क्या कांग्रेस इस देश को अच्छा भविष्य दे सकती है? तो क्या अगले चुनाव के अंदर कांग्रेस को वोट करना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश को महंगाई से मुक्ति दिला सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश को अच्छा भविष्य दे सकती है? तो क्या अगले चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करोगे? साथियों, जब तक हम इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, इस देश को अच्छा भविष्य नहीं मिल सकता। कांग्रेस को हटा के अगर अगले चुनावों के बाद बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो आप देखेंगे कि 5 साल के बाद हम बीजेपी को हटाने के लिए मुहिम चला रहे होंगे। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए अन्ना हजारे जैसे फकीर आदमी को अपने मंदिर से निकल के एक राजनीतिक विकल्प देने की घोषणा करनी पड़ी थी। अन्ना हजारे को सामने आना पड़ा था, अन्ना हजारे को कहना पड़ा था कि अब सत्ता बदलने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए अन्ना हजारे ने राजनीतिक विकल्प देने की घोषणा की है। साथियों, आज सुबह सुबह हम लोग गए थे वहां पे, प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर गए, सोनिया जी के घर के बाहर गए, नितिन गडकरी जी के घर के बाहर गए। बड़े बड़े किलों के अंदर रहते हैं जैसे राजा महाराजा रहा करते थे। अपने घरों के आसपास इतनी कई हजार पुलिस वाले खड़े कर रखे इन्होंने। हम लोगों से इनको डर लगने लग गया। जिस देश के राजाओं को अपनी जनता से डर लगने लग जाए, उस देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो जाता है। साथियों, कानून की नजरों में अन्ना हजारे ने जिस राजनीतिक विकल्प की बात की है, कानून की नजरों में वो पार्टी होगी, लेकिन वो पार्टी नहीं, वो राजनीतिक क्रांति होगी। और संसद के अंदर जाके, विधानसभाओं के अंदर जाके इनकी सफाई का काम शुरू किया जाएगा। ये सारे बंद करने पड़ेंगे हमें। अगर इस राजनीतिक क्रांति से निकल के कोई उम्मीदवार संसद के अंदर जाता है तो उसको कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, कोई बड़ा बंगला नहीं मिलना चाहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, कोई कोटा नहीं होना चाहिए, कोई एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। वो एक आम आदमी की तरह एक कमरे के फ्लैट में रहेगा। तो साथियों, अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं, कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। आज भी हम चुनौती देते हैं इन लोगों को कि आप ये 4 कानून पास कर दीजिए, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, जन लोकपाल बिल और स्वराज का कानून। हमें कोई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पास नहीं करोगे कानून, तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए इस देश की जनता हर वो संभव कदम करेगी जो करने की जरूरत है। अंत में एक नारा लगाएंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो।
और कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश को लूट के खाई मलाई। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई,